नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं तेज सेल्स के प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप इन तमाम सारे जो वीडियोस हैं उनका बहुत ही भरपूर अच्छे से फ़ायदा उठा रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक सेल्फ स्टडी वाली जो डायरेक्शन होती है जिसमें कि हम एक किसी ऑथेंटिक मटेरियल को पढ़ते हैं और अपने नोट्स खुद बनाते हैं, उस वाली डायरेक्शन में मोड़ चुके होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मूल अधिकार वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने आर्टिकल 13, 12 और उसके बाद में जो समानता का अधिकार है जो कि 14 से 18 तक वर्णित है उसके बारे में पढ़ चुके थे। फिर हमने स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आर्टिकल 19 और 20 भी हमने लास्ट वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस वाले वीडियो में अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 जो कि स्वतंत्रता के अधिकार के दो अन्य अधिकार जो दिए हुए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से 22 तक वर्णित है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो आर्टिकल 21 है उसमें क्या कहा हुआ है, तो उसमें एक बात कही हुई है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की बात कही हुई है, उसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात कही हुई है। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया में क्या अंतर है। तो देखिए, दो तरीके की प्रक्रिया होती है। एक होती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक होती है विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया। इसको हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी बोलते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी बोलते हैं। तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, ये और विधि की सम्यक प्रक्रिया में क्या अंतर है। देखिए, एक तो ये तो जापान और ब्रिटेन में फॉलो की जाती है जिसको कि भारत में शुरू में अपनाया गया था, और ये अमेरिका मूल की पद्धति है जिसको कि बाद में मेनका गांधी वाद के बाद में हमारे भारत में इंटरप्रेट किया गया था। दोनों में मूल अंतर क्या है। जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करते हैं तो ये देखो कि ये जो विधि द्वारा, यानी कि विधि कौन बनाती है, संसद बनाती है। यानी कि संसद द्वारा स्थापित प्रक्रिया से आप कोई भी काम कर सकते हो। जैसे कि हम अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 21 में ये कहा हुआ है कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया चाहिए, या किसी भी व्यक्ति को प्राण में दैहिक स्वतंत्रता से बिना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के वंचित नहीं किया जाएगा। इस लैंग्वेज में फिर वापस पढ़ेंगे अपन। परंतु यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है, यहां पर ये कहना चाह रहा है कि किसी भी व्यक्ति की अगर प्राण में दैहिक स्वतंत्रता छीननी है आपको, या उसकी प्राण में दैहिक स्वतंत्रता को रोकना है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया चाहिए होगी। विधि कौन बनाता है, संसद बनाता है। यानी कि संसद ऐसी प्रक्रिया विहित कर सकती है, संसद ऐसी प्रक्रिया का निर्माण कर सकती है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति की प्राणमय दैहिक स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। हालांकि संसद द्वारा बनाई गई जो प्रक्रिया है उसका शुद्ध अंतःकरण से, या यूं कहो कि श्रद्धा पूर्वक या कठोरता से उसी प्रक्रिया की पालन कर कर ही कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति की प्राणमय दैहिक स्वतंत्रता छीनेगा। अगर कार्यपालिका इस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को फॉलो न करके अपनी मनमानी प्रक्रिया अगर फॉलो करता है तो हम कहां पर जा सकते हैं, न्यायपालिका में जा सकते हैं, और न्यायपालिका को कह सकते हैं कि देखो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को यहां पर फॉलो नहीं किया गया है कार्यपालिका के द्वारा। तो हम ये कहेंगे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है इसमें हमें कोर्ट जाने का अधिकार कब मिलता है या किसके खिलाफ मिलता है, तो कार्यपालिका के खिलाफ मिलता है। कैसे मिलता है, तो ये देखो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है ब्रिटेन में फॉलो की जाती है, ये आपके जापान से हमारे यहाँ पर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई थी, पहली बात ये। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कि संसद ने अगर कोई प्रक्रिया विहित कर दी तो उस प्रक्रिया से आपकी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को आपसे छीना जा सकता है। परंतु अगर कार्यपालिका इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं करती है, अपनी मनमानी प्रक्रिया जारी रखती है, तो हम कार्यपालिका के खिलाफ जो है न्यायपालिका में जा सकते हैं। परंतु हम संसद के खिलाफ जो है न्यायपालिका में नहीं जा सकते, क्योंकि संसद ने जो स्थापित कर दी है प्रक्रिया उसके खिलाफ हमें अपील का अधिकार नहीं है। बल्कि कार्यपालिका ने अगर इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है या कार्यपालिका ने अपने मनमाने आदेश जारी किए तो हम कार्यपालिका के खिलाफ न्यायपालिका में जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो हमें अनुमति नहीं देती कि हम संसद के खिलाफ न्यायपालिका में अपील करें, ठीक है। जबकि कार्यपालिका के खिलाफ हमें अपील करने का अधिकार ये देती है।
कि कार्यपालिका ने अगर कोई मनमानी प्रक्रिया जारी की या फिर इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया तो हम क्या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जबकि संसद के खिलाफ हम इस प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। इसके ठीक विपरीत विधि की सम्यक प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो अमेरिका मूल की अवधारणा है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि न केवल कार्यपालिका के खिलाफ आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है, बल्कि संसद ने कोई विधि बनाई है तो वो विधि सम्यक है या नहीं है, वो विधि जो है वो रिजु है या नहीं है, वो विधि युक्ति युक्त है या नहीं है, वो विधि पारदर्शी है या नहीं है, इस मामले के आधार पर भी वो विधि नैसर्गिक न्याय को फॉलो करती है या नहीं है, इस मामले इन चारों मामलों के आधार पर भी आप सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में जा सकते हो। किसके खिलाफ? संसद के खिलाफ भी। यानी कि यहां पर जो कहा हुआ है ये अमेरिका मूल की प्रक्रिया है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यहां पर न केवल कार्यपालिका बल्कि संसद के खिलाफ भी, यानी कि वहां की जो कांग्रेस है उसके खिलाफ भी आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है कि वो जो प्रक्रिया है वो अरिजु है, यानी कि वो जस्ट और फेयर नहीं है, वो जो प्रक्रिया है वो अयुक्ति युक्त है, यानी कि रीजनेबल नहीं है, वो जो प्रक्रिया है वो आपके न्यायोचित नहीं है, या नैसर्गिक न्याय के जो सिद्धांत होते हैं, प्राकृतिक न्याय के जो सिद्धांत होते हैं उसको फॉलो नहीं कर रही है। तो इस आधार पर भी जो है वो जो प्रक्रिया है वो अपारदर्शी है। तो इन चारों ही आधारों पर वो जो है नॉन ट्रांसपेरेंट है या जस्ट नहीं है, फेयर नहीं है, वो रीजनेबल नहीं है, वो नैसर्गिक न्याय के जो सिद्धांत, नेचुरल जस्टिस के जो सिद्धांत है उसको फॉलो नहीं कर रही है। तो इन आधारों पर जो है आप कहां पर जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और किसके खिलाफ जा सकते हो? संसद के खिलाफ भी जा सकते हो। जबकि यहां पर केवल कार्यकारी क्रियाओं के खिलाफ, यानी कि कार्यकारी प्रक्रियाओं के खिलाफ ही आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने का अवसर दिया गया था, जबकि यहां पर न केवल कार्यकारी प्रक्रिया के खिलाफ बल्कि संसद के खिलाफ भी आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने का अवसर दिया जाता है। किसमें? विधि की सम्यक प्रक्रिया में। यह तो अंतर हुआ कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि विधि ने जो प्रक्रिया स्थापित कर दी है उसके अनुसार आपकी प्राणमय दैहिक स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। तो विधि यानी कि यहां पर संसद जो है इसके खिलाफ जाने का अधिकार नहीं है आपको। क्यों नहीं है? क्योंकि विधि ने तो जो स्थापित कर दी ना, विधि जो स्थापित हो चुकी है, जो कि संसद ने स्थापित कर चुकी है, संसद के खिलाफ आपको अपील करने का अधिकार नहीं है। परंतु यहां पर क्या है? विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये जो विधि है वो सम्यक है या नहीं है, इस बात को भी परीक्षित करेगा कौन? कोर्ट परीक्षित करेगा कि ये विधि जो है वो सम्यक है या नहीं है, ये जो विधि है वो रिजु है या नहीं है, ये जो विधि है वो युक्ति युक्त है या नहीं है, ये जो विधि है वो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, ये जो विधि है वो पारदर्शी है या नहीं है। तो इन तमाम सारी चीजों को कहां पर परखा जाएगा? विधि की सम्यक प्रक्रिया में। और जैसे ही हम विधि को ही परखेंगे कि ये सम्यक है या नहीं है, ये रिजु है या नहीं है, तो हम विधि को ही देखेंगे, यानी कि विधि को बनाने वाली संस्था के खिलाफ भी हम अपील सुनने का अधिकार यहां पर रखेंगे। यानी कि वहां की जो कांग्रेस है उसके खिलाफ भी आप यहां पर अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तो बेसिक अंतर हुआ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया में। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 21 की। तो अनुच्छेद 21 में कौन कौन सी बातें कही गई है? देखिए, एक तो होता है सिंपल लैंग्वेज में चीजें जो कि आपके एम लक्ष्मीकांत में भी दी हुई है, परंतु कुछ चीजें ऐसी है जो कि आपको देखने को मिलेगी डीडी बसु में, है ना, सुभाष कश्यप में। तो वहां पर कुछ जो है क्लिष्ट लैंग्वेज में परंतु कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझाया है। तो मेरा प्रयास यह रहेगा कि मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको तमाम सारी बातें जो है जो कि डीडी बसु में कही हुई है उसको आप तक पहुंचा पाऊं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अगेन कि जो अनुच्छेद 21 है उसमें क्या कहा हुआ है। अनुच्छेद 21 में यह कहा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से बिना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपको राज्य को किसी भी व्यक्ति की प्राण व दैहिक स्वतंत्रता छीननी है तो बिना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि बिना संसद के लॉ के आप किसी की भी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता नहीं छीन सकते। जब इसी की न्यायिक इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो गोपालनवाद जो कि 1950 में हुआ था,
गोपालनवाद 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाई हुई है हमारे भारत में विधि की सम्यक प्रक्रिया नहीं अपनाई हुई है। इसीलिए आपको कार्यकारी प्रक्रियाओं के खिलाफ, कार्यपालिका के खिलाफ अपील करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में, परंतु संसद के खिलाफ अपील करने का अधिकार आपको नहीं है। यानी कि इस वाले केस में, गोपालनवाद 1950 वाले केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि हमारे यहां पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाई गई है, विधि की सम्यक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। इसीलिए आपको किसके खिलाफ अपील करने का अधिकार है या किसकी प्रक्रियाओं के खिलाफ न्यायिक संरक्षण प्राप्त है? तो कार्यपालिका की प्रक्रियाओं के खिलाफ न्यायिक संरक्षण प्राप्त है, न कि संसद की प्रक्रियाओं के खिलाफ या संसद द्वारा बनाई गई विधि के खिलाफ। यानी कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते, परंतु आप कार्यपालिका के द्वारा अपनाई गई मनमानी प्रक्रियाओं, अरिजु प्रक्रियाओं, अयुक्तियुक्त प्रक्रियाओं के खिलाफ आपको जाने का अधिकार है। संसद के द्वारा बनाई गई विधि को आप अरिजु होने, अयुक्तियुक्त होने, अपारदर्शी होने या फिर जो अन्य जो भी आधार है उनके आधार पर आप वहां पर चुनौती नहीं दे सकते। यहीं पर जो गोपालनवाद है उसमें इस प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को केवल और केवल शारीरिक या यूं कह दो निजी या यूं कह दो कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है वहीं तक सीमित माना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तक ही सीमित माना। जबकि इसी मामले को जब हम मेनका गांधीवाद में पढ़ेंगे तो ये मामले सारे पलट जाएंगे। जैसे कि एक तो यहां पर जो व्याख्या की गई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, तो ये इसकी संकीर्ण व्याख्या की गई है, यानी कि संसद को सुप्रीम कोर्ट के संसद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का अधिकार नहीं दिया गया। यानी कि पहली संकीर्ण व्याख्या तो ये हो गई। दूसरी संकीर्ण व्याख्या कि प्राण व दैहिक का मतलब केवल और केवल शारीरिक, निजी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ही मान लिया गया है। जबकि मेनका गांधीवाद को जब हम पढ़ेंगे तो मेनका गांधीवाद पढ़ने से पहले मैं आपको मेनका गांधी केस क्या था वो बता देता हूं। मेनका गांधी जब आपातकाल लगा था तब आप देखेंगे कि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था पासपोर्ट एक्ट के तहत। तो मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि ये मेरी जो है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। तो न्यायपालिका ने वहां पर इनके केस को सुना और 7-0 से निर्णय दिया, और 7-0 से जो निर्णय दिया, बहुमत से इनके पक्ष में निर्णय दिया कि हाँ, आपका जो विदेश में जाने का जो अधिकार है वो आपके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता में निहित है, इसीलिए आपको जो है आपकी प्राण की स्वतंत्रता का हनन किया गया है, तो आपको जो अपील करने का अधिकार है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आपको केवल कार्यपालिका की क्रिया के खिलाफ ही अपील करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि मेरा पासपोर्ट क्यों जब्त किया, तो कार्यपालिका ने कहा था कि हम नहीं बता सकते। तो आपको केवल कार्यपालिका के खिलाफ ही अपील करने का अधिकार नहीं है, आपको संसद के खिलाफ भी अपील करने का अधिकार है। अगर संसद की विधि जो है अगर वो अरिजु होती है, अगर वो जो है आपकी अयुक्तियुक्त होती है, अपारदर्शी होती है, तो आपको संसद की विधि के खिलाफ भी अपील करने का अधिकार है। ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट कहा हुआ है, यहीं पर गोल्डन ट्रायंगल की बात की जाती है। उन्होंने ये कहा था कि आर्टिकल 21 को आर्टिकल 19 से अलग करके नहीं देखा जा सकता। एक कोई लोहे की दीवार लगा के हम इन दोनों आर्टिकल को अलग नहीं कर सकते। देखो यहां पर थोड़ी बात और गहरी होगी, पहले अपन इसको समझ लेते हैं कि मेनका गांधीवाद में 7-0 से क्या डिसीजन दिया गया था। पहली बात तो जो ये जो प्राण शब्द है इसको थोड़ा और विस्तार से व्याख्या किया कि प्राण की स्वतंत्रता का तात्पर्य यह नहीं है कि मनुष्य जो है केवल शारीरिक रूप से स्वतंत्र है। इसका मतलब यह नहीं है कि मनुष्य जो है पशुवत जीवन जिएगा। इसका मतलब यह है कि मनुष्य गरिमापूर्ण जीवन जिएगा, मनुष्य सार्थक जीवन जिएगा, मनुष्य सम्मान पूर्वक, गरिमापूर्वक, अर्थपूर्वक सार्थक जीवन जीना ही क्या है, प्राण की स्वतंत्रता है। यानी कि यहां पर केवल शारीरिक सीमाओं में मनुष्य की स्वतंत्रता को नहीं बांधा, उन्होंने कहा कि गरिमापूर्ण जीवन, सार्थक जीवन जीना ही प्राण की स्वतंत्रता है। तो पहली विस्तृत व्याख्या जो यहां पर की गई है वो तो शब्द की गई है प्राण की, कि प्राण का मतलब बताया कि गरिमापूर्ण जीवन। अब ये गरिमापूर्ण जीवन जो है उसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तब अपन जो है और अच्छे से समझ पाएंगे कि गरिमापूर्ण जीवन का मतलब क्या होता है। गरिमापूर्ण, सार्थक, अर्थपूर्ण, सार्थक और सम्मान पूर्वक, प्रतिष्ठा पूर्वक जो जीवन है उसके बारे में।
दूसरी इसमें विस्तृत व्याख्या जो की गई है वो की गई है कि केवल कार्यपालिका की प्रक्रिया के खिलाफ, कार्यपालिका की मनमानी मतलब मनमानी पूर्वक प्रक्रिया के खिलाफ ही आपको अपील का अधिकार नहीं है, बल्कि आपको संसद की प्रक्रिया के खिलाफ भी अपील का अधिकार है। यानी कि जो संसद है, संसद के खिलाफ भी जो है आप कहां पर जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में जा सकते हो। अच्छा, क्यों जा सकते हो? तो यहां पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि जो आर्टिकल 19 है और जो आर्टिकल 21 है, इन दोनों के बीच में एक कोई लोहे की दीवार हम नहीं खींच सकते। क्यों? क्योंकि 21 में ऐसी अनेक सारी बातें आएगी, जब हम गरिमापूर्ण जीवन की बात करेंगे तब हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आएगी, तब जो है हमारे जीवन को शानदार पूर्वक मतलब शांतिपूर्वक जीने की बात भी आएगी, वायु प्रदूषण से उन्मुक्ति की बात भी आएगी, आपके लेखन कौशल मतलब है ना, आप अखबार में जो लिखते हो तमाम सारी बातें आएगी। तो वो कहते हैं कि 21 में ऐसे अनेक सारे अधिकार है जो कि 19 में भी अवेलेबल है। और 19 में आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि 19 में वो तमाम सारी चीजें सम्मिलित है, और उसमें ये कहा हुआ है कि जो आपके वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो आपके जो है सम्मेलन, निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आपको घूमने बसने और विचरण करने और कहीं पर भी आजीविका कमाने की स्वतंत्रता है, इन पर स्टेट जो है युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सकती है। ये हमने आर्टिकल 19 में पढ़ा। परंतु आर्टिकल 19 में इस युक्ति युक्त निर्बंधन के खिलाफ भी कई सारी चीजें पड़ी कि स्टेट के द्वारा लगाया गया युक्ति युक्त निर्बंधन अगर अयुक्ति युक्त हुआ, अगर जो है वो अरिजु हुआ, अगर जो वो अपारदर्शी हुआ, अगर जो वो जो है आपके अनजस्ट हुआ, अनफेयर हुआ, वो जो है अनरीजनेबल हुआ, तो फिर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य के द्वारा लगाए गए इस निर्बंधन पर भी रोक लगा देगी कि आप इनकी जो है शक्तियों को, इनकी जो स्वतंत्रताओं है उनको रोक नहीं सकते। यानी कि ये जो 19 के अंदर जो जिस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात की गई थी उसको उठाकर न्यायपालिका ने यहां पर इंटरप्रेट कर दिया, और इसी के तहत उन्होंने कहा कि न तो आर्टिकल 19 और 21 को अलग किया जा सकता है, न ही इन तीनों ही आर्टिकल को आपस में किसी से भी मतलब अलग करके देखा जा सकता है। जब भी 19 और 21 पढ़ा जाता है तो 14 पढ़ा जाएगा, जब भी 21 पढ़ा जाता है तो 14 पढ़ा जाएगा। बिना 14 के 19 और 21 नहीं पढ़े जाएंगे, बिना 19 के 21 और 14 नहीं पढ़े जाएंगे। कहने का मतलब इन तीनों ही आर्टिकल को आपस में क्या है, आपस में समन्वित रूप से आपस में एक साथ मिलाकर ही पढ़ा जाएगा। इसीलिए गोल्डन ट्रायंगल की बात जो है वो भी मेनका गांधी वाद में कही थी। और यही जो क्वेश्चन है इस बार आरएस मेंस में भी आया था कि गोल्डन ट्रायंगल किन तीन अनुच्छेदों को कहा जाता है, तो वो 19, 21 और 14 है। आपको बात समझ में आ गई होगी कि तीनों में से किसी को भी अलग क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि 21 में अनेक सारी ऐसी स्वतंत्रताएं हैं जो 19 में भी विद्यमान है, 19 की अनेक सारी 21 में भी विद्यमान है। तो 21 की स्वतंत्रताओं पर जो है न्यायपालिका अगर स्टेट जो है प्रतिबंध लगाती है और वो अयुक्ति युक्त हुआ, अगर वो अरिजु हुआ, अगर वो अपारदर्शी हुआ, तो न्यायपालिका उस पर क्या कर देगी, उस पर रोक लगा देगी, उसको शून्य व अकृत घोषित कर देगी। यही बात जो है न्यायपालिका ने इंटरप्रेट करके यहां पर उठा दी। देखो मैं आपकी जो है थोड़ी याद ताजा करता हूं। ये देखो हमने लास्ट स्लाइड में ये पढ़ा था, मतलब लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि ये जो मामला है गोपालन विलास मद्रास मामले में भी जो है कि स्वतंत्रता के संरक्षण पर युक्तियुक्त प्रतिबंध आवश्यक है। हालांकि न्यायपालिका ने क्या कहा था कि निर्बंधन जो है वो अयुक्तियुक्त होने पर, अगर आपने निर्बंधन जो लगाया है 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं पर या फिर 21 में भी, ठीक है, अगर वो अयुक्तियुक्त है तो उसे न्यायपालिका क्या कर देगी, असंवैधानिक घोषित कर देगी, शून्य घोषित कर देगी। दूसरी बात कि आदेश तभी युक्तियुक्त होगा, आदेश क्या है, कोई भी आदेश है, कोई भी विधि है, वो तभी युक्तियुक्त होगा जबकि निर्बंधन जो है वो अत्यधिक मात्रा में न हो। जैसे ही आपने निर्बंधन अत्यधिक मात्रा में लगा दिया ना, तो वो अपने आप में ही क्या हो जाएगा, वो रिजु और न्यायोचित नहीं रहेगा। यानी कि निर्बंधन जो आरोपित किया गया है वो रिजु और आरोपित न्यायोचित नहीं रहेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया, अगर आपने अरिजु प्रतिबंध लगाए हैं, अगर आपने अन्यायोचित प्रतिबंध लगाए हैं, अगर आपने अयुक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए हैं, तो वो क्या है, न्यायपालिका उनको रोक सकती है। अनुच्छेद 19 की इसी बात को इंटरप्रेट करती है, कौन करती है, न्यायपालिका अनुच्छेद 20 के अंदर, सॉरी अनुच्छेद 21 के अंदर। तो अनुच्छेद 21 में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, किसी भी राज्य जो है, किसी भी व्यक्ति की प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति की प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से कैसे वंचित किया जाएगा,
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये तो है अनुच्छेद 21 की ओरिजिनल लैंग्वेज। यानी कि इसको अगर हम वापस से इंटरप्रेट करना चाहे तो क्या मतलब है कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को अगर हम शारीरिक उत्पीड़न माने तो बिना विधिक औचित्य के, यानी कि बिना विधि के औचित्य, मतलब विधि ये साबित कर रही कि हाँ इसकी प्राण, इसकी जो है शारीरिक उत्पीड़न करना चाहिए या फिर इसको शारीरिक प्रताड़ना दी जानी चाहिए, तो बिना विधिक औचित्य के, बिना विधि के औचित्य के किसी का भी शारीरिक प्रपीड़न नहीं किया जाएगा। विधि द्वारा विहित प्रक्रिया, ये जो विधि ने जो प्रक्रिया विहित की है उसका कठोरता से पालन किया जाएगा, उसका जो है श्रद्धा पूर्वक पालन किया जाएगा। जैसे ही कार्यपालिका इसका कठोरता से या श्रद्धा पूर्वक पालन नहीं करती है तो कार्यपालिका के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, परंतु 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 संसद के खिलाफ आप जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब विधि ने जो प्रक्रिया स्थापित कर दी ना उसके खिलाफ तो आप चुनौती नहीं दे सकते। इसी को संकीर्ण व्याख्या करते हुए गोपालन मामले में 1950 में क्या कहा है, संकीर्ण व्याख्या करते हुए कि उपर्युक्त अधिकार कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध है। ये जो अधिकार है वो किसके खिलाफ है? कार्यकारी प्रक्रिया के खिलाफ है, न कि विधायी प्रक्रिया के विरुद्ध। क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारे यहां पर कौन सी प्रक्रिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, न कि विधि की सम्यक प्रक्रिया। अच्छा ये ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये यहां पर सम्यक है, स्लाइड बदल गई आई थिंक, न कि विधि की सम्यक प्रक्रिया, मतलब ये जो है विधि की सम्यक प्रक्रिया से क्या है? भिन्न है। अतः भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है? केवल व्यक्ति की शारीरिक, व्यक्तिगत और निजी स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से मतलब है शारीरिक और निजी स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब ये जो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का मतलब केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता मान लिया गया। जबकि नीचे हम देखेंगे मेनका गांधी वाद में क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट, 1978 में ये केस लड़ा गया था। इसमें जो ऊपर वाला जो केस था उसको 7-0 से पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को उचित व न्यायपूर्ण मामले के आधार पर ही रोका जा सकता है। अब ये उचित और न्यायपूर्ण मामला है कि नहीं है ये कौन देखेगा? भले ही कार्यपालिका का जो मामला है वो उचित व न्यायपूर्ण है या नहीं है, भले ही संसद ने जो पारित की है विधि वो उचित व न्यायपूर्ण है या नहीं है, ये देखेगा कौन? ये सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ये निष्पक्ष सुनवाई के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये देखो कि उचित व न्यायपूर्ण मामले के आधार पर ही रोका जा सकता है किसी की भी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। और इस प्रकार अनुच्छेद 21 जो है की सुरक्षा के तहत, अनुच्छेद 21 में अब किस किस की सुरक्षा दी गई है? केवल मनमानी कार्यकारी क्रिया के विरुद्ध ही ये सुरक्षा नहीं दी गई है, अपितु ये सुरक्षा विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी है। यानी कि विधानमंडल में अगर कोई ऐसी विधि बन गई जो कि क्या है? उचित नहीं है, जो कि क्या है? न्यायपूर्ण नहीं है, तो भी आप जो है उस पर रोक लगा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में जाकर। और यहां पर यह कहा हुआ कि किसी भी व्यक्ति को बिना विधि की सम्यक प्रक्रिया के, कौन सी प्रक्रिया? बिना विधि की सम्यक प्रक्रिया, जो कि उचित हो, जो कि ऋजु हो, जो कि पारदर्शी हो, जो कि आपके न्यायोचित हो, जो कि युक्तियुक्त हो, वैसी सम्यक प्रक्रिया के ही उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित, मतलब हाँ, बिना विधि की सम्यक प्रक्रिया के उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। जब तक विधि जो है वो सम्यक नहीं होगी, जब तक विधि की प्रक्रिया जो सम्यक नहीं होगी, तब तक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होगा, तब तक आप प्राण व दैहिक स्वतंत्रता नहीं छीन सकते। और इसी दौरान जो है मेनका गांधी केस में ही गोल्डन ट्रायंगल का जिक्र किया जाता है कि अनुच्छेद 19, 20 और 21 को आपस में एक साथ ही पढ़ा जाएगा। इनमें से किसी भी एक चीज को अलग नहीं किया जा सकता। अगर इनमें से किसी एक चीज को अलग किया जाता है तो ये जिस उद्देश्य से लाए गए थे वो उद्देश्य ही पराजित हो जाएगा। ये बात यहां पर मेनका गांधी केस में कही जाती है। हालांकि मेनका गांधी केस में यह भी कहा गया था कि ये जो डिसीजन दिया जा रहा है ये भूत लक्षी नहीं है, मतलब भूत में जो घटनाएं घटित हुई है उनके ऊपर लागू नहीं होगा। ये केवल और केवल भविष्य में जो घटनाएं होगी, जो कार्यपालिका, जो विधायिका जो कानून बनाएगी उनके ऊपर लागू होगा, ना कि भूत के मामलों पर। यानी कि यहां पर क्या कहा हुआ है? हालांकि मेनका मामले में पश्चातवर्ती मामलों का अनुसरण किया है, मतलब पश्चात में जो भी मामले होंगे उनका ही हम अनुसरण करेंगे। अच्छा, यहां पर देखो, पहली तो जो विस्तृत व्याख्या है वो विधि की सम्यक प्रक्रिया के द्वारा विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी देकर कर दी। दूसरी किस प्रकार से की है कि प्राण की स्वतंत्रता से तात्पर्य जीवन का
अर्थपूर्ण, गरिमापूर्ण, सार्थक और पूर्ण बनाने से है। इसका मतलब केवल पशुवत जीवन जीने से नहीं है, इसका मतलब कैसा है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने से है। जबकि दैहिक स्वतंत्रता तो मतलब वही था जो पहले कहा हुआ था कि अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध, अवैध कारावास के विरुद्ध, अवैध पुलिस निगरानी के विरुद्ध और अवैध निरोध के विरुद्ध जो है आपको स्वतंत्रता है। अब ये तो हुई सरल शब्दों में बातें। अब हम पढ़ेंगे डीडी बसु में जो टिपिकल लैंग्वेज जो लिखी हुई है, उस लैंग्वेज के द्वारा हमें क्या समझाना चाह रहा है। हो सकता है एग्जामिनर इसी तरीके की टिपिकल लैंग्वेज आपके क्वेश्चंस में इस्तेमाल करे, तो आपको ये वाली लैंग्वेज की चीजें भी समझ में आ रही है या नहीं, ये हम अब देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये स्लाइड डीडी बसु से उठाई हुई है और यहां पर क्या कहा हुआ है कि गोपालन मामले में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत की कृपा पर छोड़ दिया। बहुमत की कृपा पर छोड़ने का मतलब क्या है कि जैसे कि संसद में किसी एक्स पार्टी का बहुमत है, तो एक्स पार्टी का बहुमत है तो वो अपनी मनमर्जी की विधि बना सकती है, क्योंकि विधि बनने के लिए तो बहुमत की आवश्यकता होती है। तो अगर उन्होंने अपनी मनमर्जी की जो है विधि बना ली, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अगर फॉलो की जा रही है भारत में, तब तो जो बहुमत ने जो लॉ बना दिया उसी के अनुसार लोगों की प्राण व दैहिक स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। यानी कि लोगों की प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को किसकी कृपा पर छोड़ दिया? संसद की बहुमत की कृपा पर। पहले गोपालन मामले में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को विधानमंडल के बहुमत की कृपा पर छोड़ दिया गया था। ठीक, उसे न्यायालय में, यानी कि उस विधि को, हालांकि कार्यपालिका के खिलाफ तो आप जा सकते हो न्यायालय में, परंतु न्यायालय में आप विधायिका की, यानी कि बहुमत के द्वारा लिए गए जो निर्णय है, बहुमत के द्वारा बनाई गई जो विधि है, उसके मनमाने पूर्वक होने, उसके अरिजु होने, उसके अयुक्ति युक्त होने के खिलाफ आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते अकॉर्डिंग टू गोपालन केस। तो उसे न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। किसको? बहुमत की कृपा को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो जो है विधि जो है वो अयुक्ति युक्त है, यानी कि वो जो है क्या है, अनरीजनेबल है, वो जो है अरिजु है, जस्ट नहीं है, फेयर नहीं है, वो जो है न्याय विरुद्ध है, यानी कि वो जो है जस्टिसिएबल नहीं है। तो इस आधार पर आप विधि को चुनौती नहीं दे सकते। गोपालन केस के अनुसार लोगों की प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को बहुमत की कृपा के ऊपर छोड़ दिया। ये एक सेंटेंस आ गया, बताओ ये सत्य है या नहीं है? गोपालन मामले में पर लोगों की प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को संसद की या बहुमत की कृपा पर छोड़ दिया गया था, और ऊपर सेंटेंस था कि निम्न में से सत्य कथन या असत्य कथन को छांटो। तो ऐसे जो कथन है उनको भी हमें प्रिपेयर करना चाहिए। और देखो, जब हम थोड़ा सा और नीचे और गहनता में उतरते हैं तो मेनका गांधी केस में क्या कहती है? मेनका गांधी केस में यह कहती है कि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को, दोनों को हम लोहे की दीवार बनाकर अलग नहीं कर सकते। अनुच्छेद 19 में जिस प्रकार से युक्तियुक्त निर्बंधन जो है, अगर अयुक्तियुक्त हुआ, अगर अरिजु हुआ, अगर अपारदर्शी हुआ तो हम उसको रोक सकते हैं, उसी प्रकार से अनुच्छेद 21 के अंदर भी विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, अगर वो अरिजु हुई, अगर वो अमनमानी मतलब मनमानी पूर्वक हुई, अगर वो अयुक्ति युक्त हुई, तो हम उसको रोक सकते हैं। देखो क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 19 व 21 को लोहे की दीवार बनाकर अलग नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 का परिवेश जो है वो अत्यंत विस्तृत है। मतलब अनुच्छेद 21 में जैसे जैसे भविष्य में जैसे जैसे मेनका गांधी वाद के बाद में जो है कई बार सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया, तो कई सारे अधिकार इसमें आ गए। जैसे कि ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ भी हमको अधिकार है, जैसे कि वायु प्रदूषण के खिलाफ भी हमको अधिकार है, हमको सार्थक जीवन जीने का अधिकार है, सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, हमको शिक्षा, स्वास्थ्य और आश्रय का अधिकार है, हमको पेंशन पाने का अधिकार है। तो ऐसे तमाम सारे अधिकार है जो कि गरिमापूर्ण जीवन का आधारशिला होते हैं। तो अनुच्छेद 21 की परिसीमा तो बहुत ही विस्तृत है, और ये जो विस्तृत परिसीमा है जिसमें अनेक अधिकार ऐसे आते हैं जिनमें से कुछ तो अनुच्छेद 19 में भी सम्मिलित है, तो और सम्मिलित कर उन्हें विशेष संरक्षण दिया गया है। अब आपको पता है कि अनुच्छेद 19 में जो अधिकार है उस पर तो निर्बंधन आप लगाओ तो वो युक्ति युक्त होना बड़ा जरूरी है। अगर वो युक्ति युक्त नहीं हुआ, अगर वो रिजु नहीं हुआ, अगर वो पारदर्शी नहीं हुआ, तो फिर उस निर्बंधन को ही रोक दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहां पर क्या कहा हुआ है कि विशेष संरक्षण दिया गया। वस्तुतः 19 व 21 जो है वो परस्पर ओवरलैप हो रही है, आपस में परस्पर क्या हो रही है? ओवरलैप हो रही है। अतः 21 में आने वाली विधि भी अनुच्छेद 19 की अपेक्षाओं की पूर्ति, मतलब अनुच्छेद 19 में जो अपेक्षाएं दी गई है, कौन सी अपेक्षाएं दी गई है कि अगर आपने निर्बंधन लगाया वो अयुक्ति युक्त हुआ, वो जो है आपके अरिजु हुआ, वो जो है आपके मनमाना हुआ, वो जो आपके आर्बिट्रेरी हुआ, अपारदर्शी हुआ, तो फिर आप उस पर रोक लगा सकते हो। तो अनुच्छेद 19 की अपेक्षाओं की पूर्ति करनी चाहिए। अर्थात दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाली प्रक्रिया जो है, अगर मनमानी पूर्वक हुई, अगर अरिजु हुई, अगर अयुक्ति युक्त हुई,
या फिर यूं कहो जैसे लैंग्वेज लिखी हुई है, दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाली प्रक्रिया मनमानी पूर्वक, अरिजु और अयुक्तियुक्त नहीं होनी चाहिए। अर्थात विधि की नैसर्गिक न्याय की जो सिद्धांत है ना, उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि आपने किसी को सुनवाई का ही अधिकार नहीं दिया और उसके अधिकार छीन लिए, तो फिर आपने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का ही उल्लंघन कर दिया ना। क्योंकि जब तक आप निष्पक्ष न्यायपालिका के सामने सुनवाई का अधिकार नहीं देते हो, तब तो फिर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का ही उल्लंघन हो रहा है। तब तो नीचे अपन पढ़ेंगे, कानून के शासन का एक अनिवार्य अंग है कि आप निष्पक्ष सुनवाई करावें, ठीक है, उसका ही उल्लंघन हो रहा है। तो फिर ये कह रहा है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है तो वो अविधि मान्य होगी। कौन सी विधि अविधि मान्य होगी? कि जो जिसमें निष्पक्ष सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो। जैसे कि मेनका गांधी वाद में उनको कारण ही नहीं बताया गया कि उनका पासपोर्ट क्यों जब्त किया गया, या फिर सुनवाई की का बात तो बहुत ही दूर की बात है, जैसे कि बिना प्रभावित व्यक्ति की सुनवाई के उसका पासपोर्ट जब्त करना। तो ये जो बातें हैं वो क्या बताती है? वो ये बताती है कि ये जो प्रक्रिया है वो नैसर्गिक न्याय के जो सिद्धांत है उनका सीधा सीधा उल्लंघन कर रही है, ठीक है। अब यहां पर एक और देखो, एक और गहन बात क्या बताई हुई है कि कानून का शासन जो है ना, उसका मूल तत्व होता है निष्पक्ष सुनवाई। जब तक निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो रही है तब तक कानून का शासन कैसे स्टेब्लिश हो पाएगा? देखो क्या समझाना चाह रहा है डीडी बसु। कानून के शासन का सिद्धांत और प्रक्रिया, कानून के शासन के जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, जो उसका प्रोसेस है, उसमें मानव अधिकारों की रक्षा से जुड़े हुए हैं। ये सब के सब क्यों जुड़े? कानून का शासन क्यों जरूरी है? क्योंकि मानव अधिकारों की रक्षा के लिए यही एकमात्र उपाय था। तो कानून के शासन के सिद्धांत और प्रक्रियाएं मानव अधिकारों की रक्षा से जुड़े हैं, और इनकी रक्षा तभी प्रभावी होगी। इनकी रक्षा कब प्रभावी होगी? जबकि निष्पक्ष सुनवाई की अवसर दिया जाए, जबकि निष्पक्ष सुनवाई का मौका लोगों को दिया जाए। इनकी रक्षा तभी प्रभावी होगी जब मानव को कानून की अदालत का सहारा प्राप्त हो। कानून की अदालत में हम जा सकते हो, अगर मानव को कानून की अदालत में जाने का मौका मिलेगा तो फिर वो क्या कर सकेगा? अपने जो है मानव अधिकार है उनको बहाल करवा सकेगा, क्योंकि कानून की अदालत में उसकी सुनवाई हो रही है। और वहां पर कोई अगर बहुत ही शक्तिशाली राज्य भी है तो उसको भी कानून की अदालत जो है वो फटकार लगा सकती है कि भैया आप इसके प्राण में दैहिक स्वतंत्रता कैसे छीन सकते हो। तो यहां पर ये कह रहा है कि सहारा प्राप्त हो और अभियुक्त तो या फिर जो भी अभियोजन है को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करने में विफल होना। अगर कोई मतलब जो अभियोजन है, जो पीड़ित है, अगर उसको निष्पक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर रहे हो ना, या निष्पक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करने में आप विफल हो रहे हो, तो कानून के शासन के न्यूनतम जो मानक है ना, उन्हीं का आप उल्लंघन कर रहे हो। मतलब सबसे बेसिक नीड है कानून के शासन के लिए कि आपको निष्पक्ष सुनवाई देनी पड़ेगी पीड़ित को। अगर आपने नहीं दी है तो आप सीधे सीधे न्यूनतम मानक जो होते हैं ना कानून के शासन, उन्हीं का उल्लंघन कर रहे हो। तो चूंकि निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यक है, प्रक्रिया को संरक्षित किया जाए या नहीं, हाँ, तो ये कह रहा है कि इस प्रक्रिया को संरक्षित किया जाना बड़ा जरूरी है। ये जो निष्पक्ष सुनवाई की जो प्रक्रिया है ये निष्पक्ष ही होनी चाहिए, यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र ही होनी चाहिए। यानी कि न्यायपालिका जब स्वतंत्र रहेगी, जैसे कि समानता के अधिकार में मैंने आपको कहा था कि न्यायिक स्वतंत्रता और समानता का अधिकार में मुर्गी अंडा संबंध है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। इसी प्रकार से यहां पर यह कह रहा है कि निष्पक्ष सुनवाई बड़ी जरूरी है कानून के शासन के लिए, और ये सुनवाई का निष्पक्ष होना या न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बड़ा जरूरी है। कैसे जरूरी है? क्योंकि बिना प्रक्रिया के संरक्षित, अगर हम इस निष्पक्ष सुनवाई की प्रक्रिया को संरक्षित नहीं करें, अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षित नहीं करें, तो क्या होगा? ट्रायल पक्षपातपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि जो है मंच वो ही प्रबंधित हो जाए, मतलब वो जो जुडिशरी में जो बेंच बैठी हुई वही जो है मैनेज हो जाए, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज हो जाए, वो अति जल्दबाजी से जो है कोई निर्णय दे दे। तो अगर ये ऐसा होता है कि पक्षपातपूर्ण ट्रायल होता है, मंच प्रबंधित होता है, या अति जल्दबाजी पूर्वक निर्णय होता है, तो कानून के अनुरूप तो होगा ही नहीं, वो तो सीधा सीधा उसका उल्लंघन होगा। ये बातें डीडी बसु बताना चाह रहा है आपको कि अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछना चाहे तो इस टेस्ट तक भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। आशा है आपको ये वाली चीजें समझ में आई होगी। अगर नहीं भी आई है तो आप वीडियो को वापस से रिवाइव करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता में किस प्रकार से गरिमापूर्ण जीवन जरूरी है मेनका गांधी वाद के अनुसार, तो वो पशुवत जीवन नहीं है, वो बंदी मतलब है ना, केवल पशुओं की तरह जीवन जीना और मर जाना नहीं है, ठीक है, खाना पीना और मर जाना नहीं है, वो गरिमापूर्ण, वो सार्थक अर्थपूर्ण जीवन जीने की बातें कर रही है। और अर्थपूर्ण जीवन, सार्थक जीवन के कौन कौन से अंग होते हैं, वो जैसे जैसे न्यायपालिका ने इसकी व्याख्या की तो वैसे वैसे इसके तत्व खुलते आए कि भैया ये भी अर्थपूर्ण जीवन, ये भी गरिमापूर्ण जीवन का अंग है। जैसे कि पहला लिखा हुआ है कि प्रतिष्ठा के साथ में जीना चाहिए, मतलब प्रतिष्ठा के साथ में जीने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को हम दुत्कार रहे हैं तो वो तो गरिमापूर्ण जीवन ही नहीं है फिर, ठीक है। तो वो वहां पे प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का सीधा सीधा उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। सबको स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार होना चाहिए, ये भी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है कि हम जो है अच्छी हवा में सांस ले,
अच्छे आसमान के नीचे बैठे, हम जो है ओजोन जो आपकी परत है उसके संरक्षण में बैठे, ठीक है, तमाम सारे आपके जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, इनसे दूर रहे। तो स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार क्या है? आपके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है, आपकी जीवन की रक्षा करने का अधिकार है। कोई आपको जान से मारना चाह रहा है तो आप अपने जीवन की रक्षा करें, यह भी आपकी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है। आपको निजता यानी कि प्राइवेसी का अधिकार होना चाहिए, आपको आश्रय का अधिकार होना चाहिए, गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का जो है अधिकार होना चाहिए, आपको कानूनी सहायता का अधिकार होना चाहिए। आप अब पीड़ित है, गरीब है, तो आप तो न्याय ही नहीं प्राप्त कर सकते, तो कानून की सहायता प्राप्त करना आपकी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये तमाम सारी चीजें क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अंग है। आपको अकेले में कारावास में नहीं बंद किया जा सकता, ऐसा नहीं है कि काल कोठरी में डाल दिया जाएगा आपको अकेले में ही, हालांकि आपने कोई अपराध किया होगा इसलिए डाल रहे हैं, परंतु काल कोठरी में नहीं डाल सकते। भले ही कितना ही बड़ा अपराध कर दिया हो, आपको किसी अकेली कोठरी में आपको बंद नहीं किया जा सकता। ये आपके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, कैदी के भी कुछ प्राण व दैहिक स्वतंत्रता होती है, तो ये कैदी की प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। आपको तुरंत सुनवाई का अधिकार होना चाहिए, आपको सुनवाई नहीं की जा रही है, आपको तारीख पे तारीख दी जा रही है, आपने कोई क्राइम किया था उसमें सजा केवल 2 साल की थी, अब आपकी सुनवाई होते होते ही 3 साल हो गए, तो 3 साल तो वैसे ही सजा भुगत लिया आपने, तो फिर वो तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। ये भी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। आपको हथकड़ी नहीं लगा सकते, जो आपको हथकड़ी लगाते हैं वो भी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को छीनना होता है, इसलिए आपको हथकड़ी नहीं लगा सकते। आपसे जो है जो निरोध के दौरान अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपको जो है निरोध कर दिया है या फिर बंदी बना लिया है या फिर आपको जेल में डाल दिया तो वहां पर आपसे अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, या फिर कोई बंदा जो बाहर भी है उससे अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, तो वो भी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। आपको देरी से फांसी, मतलब जैसे किसी को ये बता दिया जाए कि हाँ ठीक है अब तुम्हें फांसी मिलेगी, अब कल मिलेगी, कल मिलेगी, और ये कल कब आएगा किसी को पता नहीं है, तो ऐसा जो जीवन है यहां पर भी उस फांसी मिलने वाले व्यक्ति की प्राण व दैहिक स्वतंत्रता छीनी जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देरी से फांसी के विरुद्ध भी क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है। विदेश में यात्रा करना, जो मेनका गांधी केस में भी हुआ था कि विदेश में यात्रा करना आपकी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है, वापस आना भी आपकी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है। बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध, आपको कोई बंधुआ मजदूर नहीं बना सकता, ये प्राण व दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 के तहत वर्णित है। ठीक है, आपका हिरासत में शोषण नहीं किया जा सकता, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, चाहे जो है वो शोषण आपका जो है आपका हिरासत में नहीं किया जा सकता, ये भी आपकी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है। आपको आपातकालीन चिकित्सा सुविधा प्राप्त है। ठीक है, आपातकाल में जब भी आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो गुड समैरिथन वाली जो अवधारणा है वो इसी से जुड़ी हुई है कि ये जो राज्य का कर्तव्य है कि लोगों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए और वहां पे पैसे वसूलने के नाम पे उनकी जान ना चली जावे। ठीक है, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज, ये भी एक प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है। इसी प्रकार से आप देखो कि राज्य के बाहर जाने से नहीं रोका जा सकता, राजस्थान से बाहर जाना चाह रहे हो तो नहीं रोका जा सकता, भारत से बाहर जाना चाह रहे हो वापस आना चाह रहे हो तो नहीं रोका जा सकता। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, मतलब आपको जो सुनवाई, ये अभी अपन ने पढ़ा है कानून के शासन में किस तरीके से निष्पक्ष सुनवाई एक आधारभूत तत्व है, तो निष्पक्ष सुनवाई का भी अधिकार प्राण व दैहिक स्वतंत्रता में आता है। कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं, हाँ कैदी के जीवन की भी कुछ आवश्यकताएं होती है, रोटी कपड़ा मकान जो भी होती है उसकी आवश्यकताएं, तो वो न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ति होनी चाहिए। अगर कैदी की भी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही जो कि उसके शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, तो आप उसकी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को क्या कर रहे हो? उल्लंघन कर रहे हो। महिलाओं के साथ आदर्श पूर्वक और सम्मान पूर्वक व्यवहार करना भी महिलाओं की प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अंग है। ठीक है, इसी प्रकार से सार्वजनिक रूप से आपको फांसी जो है बीच चौराहे पर लटकाया नहीं जा सकता आपको फांसी पे, क्योंकि ये जो है ये भी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अंग है। ये वो जो मरने वाला व्यक्ति, यानी कि जो देखो जो इंसान मर रहा है उसकी भी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा की बात आर्टिकल 21 में व्याख्या के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आपको अंतिम संस्कार करने की भी जो है स्वतंत्रता है। अगर आपके अंतिम संस्कार सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, अगर मरने के बाद में जो है आपको अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा, तो ये मरे हुए आदमी की प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा की बात कर रहा है। देखो कि पहाड़ी क्षेत्र में मार्ग का अधिकार या सूचना का जो अधिकार है, जैसे कि वाक और अभिव्यक्ति, देखो यहाँ पर किस तरीके से अनुच्छेद 19 में पढ़ा था हमने, 19(1) में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से आरटीआई सूचना का अधिकार वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अनुच्छेद 21 का जो परिसर है वो बहुत ही विस्तृत है और इसमें अनेक सारे ऐसे अधिकार है जो कि अनुच्छेद 19 में भी है। तो अनुच्छेद 19 में लगाए गए युक्तियुक्त निर्बंधन जो है वो यहां पर भी लागू होंगे, इसीलिए ये जो है गोल्डन ट्रायंगल की अवधारणा आई है। प्रतिष्ठा का अधिकार, देखो आपको जो है सम्मान के साथ में जीवन का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, दोष सिद्धि, जो भी आपने दोष सिद्ध हो गए न्यायालय में तो आपको अपील का अधिकार है, ये भी आपकी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता कि आप न्यायालय के आदेश के खिलाफ भी अपील कर सकते हो, ये भी आपकी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। आपको पारिवारिक पेंशन का अधिकार है,
ठीक है, कि आपके परिवार को जो है पेंशन का अधिकार है, सामाजिक आर्थिक न्याय और सशक्तिकरण का अधिकार है, जीवन बीमा पॉलिसी होने का अधिकार है, आपको रात को चैन से सोने का अधिकार है। जैसे ही कोई 10 बजे बाद में साउंड बजाता है तो पुलिस वाले आके उसको रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोने के अधिकार जो कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता में निहित है की रक्षा की बात की जा रही है। आपको शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार है, आपको धरणीय विकास का अधिकार है, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसका अधिकार है, आपको अवसर का अधिकार है। इसी प्रकार से अगर और हम इसके अधिकारों की बात करें तो आपको वहां पे आ जाएगा निम्न में से कौन सा जो है सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत अधिकार नहीं बताया। तो आपको इस पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट किस किस को बता सकता है। इस लिस्ट को एक दो बार पढ़ लेंगे और इस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो आप निश्चित रूप से वहां पे आंसर निकाल पाएंगे। अच्छे से अंतिम संस्कार करने का अधिकार है, ये भी प्राण में दैहिक स्वतंत्रता। आपको शीघ्र, खुले और रिजु, यानी कि एक तो क्या है कि जल्दी तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत सुनवाई हो, एक रिजु खुले यानी कि पारदर्शी रूप से सुनवाई हो, और एक रिजु यानी कि जो जस्ट और फेयर जो सुनवाई होती है वो ट्रायल करने की का अधिकार है। आपको एकांत का अधिकार, आप चाहो तो अकेले में रहो, चाहो तो आप जो है अकेले में ना रहो, ये आपको अधिकार है। एकांत परिरोध मतलब अकेले में बंदी बनाकर रखने के विरुद्ध आपको जो है अधिकार है। कर्मकारों को स्वास्थ्य चिकित्सा की सहायता पाने का अधिकार है। इसी प्रकार से दो सिद्धि निर्णय के विरुद्ध अपील करने का भी अधिकार आपको है, जो कि अपन पीछे भी पढ़ चुके हैं। अब कुछ मामले हुए थे जिनमें स्पेशली बताया गया था कि ये जो राइट टू प्राइवेसी है ना, ये तो आपका जो आर्टिकल 21 में जो है आपका प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है। ये किस मामले में कहा? ये पुट्टुस्वामी वर्सेस भारत संघ का जो वाद हुआ था 2017 में, उसमें निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत प्राण व दैहिक स्वतंत्रता बताया था। इसी प्रकार से MC मेहता जो केस हुआ था उसमें शुद्ध पर्यावरण को आर्टिकल 21 का भाग बताया था। अब हम देखते हैं आर्टिकल 21 के जो है 21A जो है वो क्या कहता है। तो वो ये कहता है कि जो है आपको 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क आधारभूत शिक्षा का अधिकार है। देखो यहां पर एक पेज है, अगर एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि क्या आर्टिकल 21A में उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा जिसमें चिकित्सा और इंजीनियरिंग आती है वो शामिल है या नहीं है, अगर ये कथन सत्य और असत्य वाले कोड में डालकर और फिर एक दो ऑप्शन बनाकर फिर पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे? तो यहां पर हमें ध्यान ये रखना है कि यहां पर केवल और केवल आधारभूत शिक्षा की बात की जा रही है। यहाँ पे कोई उच्च शिक्षा की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे कोई व्यावसायिक शिक्षा की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर कोई इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की बात नहीं की जा रही है। देखो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य और आधारभूत शिक्षा की बात की जा रही है, और ये आवश्यक और आधारभूत शिक्षा है, न कि उच्च और व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो चीजें हैं उनको हमें प्रिपेयर करके चलना है। और ये जो अनुच्छेद है वो कब संविधान में शामिल किया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ये अधिकार शामिल किया गया था, और इसी को सर्व शिक्षा अभियान के समय जो है लागू किया गया है। और इसको नागरिक अधिकारों की द्वितीय क्रांति भी हम कहते हैं कि भैया नागरिक अधिकारों की द्वितीय क्रांति है। जैसे शिक्षा का अधिकार मिला ना, राइट टू एजुकेशन, तो वो ये नागरिक अधिकारों की द्वितीय क्रांति भी है। और आपको पता ही है कि RTE एक्ट जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया है, उसमें 25% गरीबों को निजी विद्यालयों में सरकार जो है वो फीस जो है सरकार की तरफ से भरी जाती है। हालांकि ये 86वां संविधान संशोधन 2002 है, इसमें दो और अनुच्छेद हो, यानी कि भाग 4 जो कि हम पढ़ेंगे अब कि DPSP में आर्टिकल 45 की विषय वस्तु को किस प्रकार से बदला है, या जो आर्टिकल 4 भाग 4 के 51 के यानी कि मूल कर्तव्य जो है उसमें कौन सा 11वां जो कर्तव्य है वो जोड़ा गया है। तो उसके अंदर भी हम इन दोनों ही अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके साथ में आपका आर्टिकल 21 होता है कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 22 की, ताकि ये वाला जो स्वतंत्रता वाला जो सेट है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हम ये बात करते हैं कि 22 में क्या कहा हुआ है। देखो 22 में जो है वो दो चीजें कह रहा है। पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि जो बंदी जो आप जो है मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है वो अधिकार दिया हुआ है लोगों को, कि आपको जो है आप किसी को मनमाना रूप से गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, पहली चीज। हालांकि आप निवारक निरोध कर सकते हो, दूसरी चीज। यानी कि आर्टिकल जब 22 की हम बात करते हैं तो आर्टिकल 22 में दो प्रकार की चीजें दी हुई है। एक तो क्या है कि मनमाना गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार, मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार। अब ये मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार में क्या कहा गया है कि भैया आप किसी को भी गिरफ्तार करते हो ना, तो पहली बात तो उसको कारण बताओगे कि भैया किस कारण से आपको गिरफ्तार किया गया है। दूसरी बात, उसको अपने अधिवक्ता यानी कि जो वकील है उससे बात करने का अवसर दोगे। उसके बाद में ही आप उससे जो है कोई बातचीत कर सकते हो, यानी कि वो अगर कहता है कि मुझे अपने वकील से बात करनी, तो उसके पास में वकील से बात करने का अधिकार है।
तीसरा ये है कि आप उसको 24 घंटे में जो है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है वो प्रस्तुत करेंगे। मजिस्ट्रेट के सामने अगर 24 घंटे में आप प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तो आप जो है वो उसको गिरफ्तार करने के लिए कानूनी रूप से एलिजिबल नहीं हो। अब ये 24 घंटे में जो है हो सकता है कि थाने से मजिस्ट्रेट के कार्यालय में पहुंचने में 1 घंटा लग रहा हो, तो ये 1 घंटा उसमें इंक्लूड नहीं है। यानी कि अगर 1 घंटा लग रहा हो तो वो समय बढ़ाकर कितना हो जाएगा, 25 घंटे हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये बात हुई। दूसरा, ये मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध जो निरोध है वो कारण बताया जाएगा आपको पूछने पर कि भैया किस वजह से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार दिया जाएगा, आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को सौंपा जाएगा। ठीक, और मजिस्ट्रेट अगर कहता है तो इस अवधि को बढ़ाया जाएगा, अदरवाइज नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर यह कहा हुआ है कि ये जो अधिकार है वो दो व्यक्तियों को नहीं मिल सकते। पहला कि जो कोई हमारा शत्रु देश का कोई नागरिक है, अगर वो पकड़ा गया है तो वो ये मांग नहीं कर सकता कि 24 घंटे मेरे को मजिस्ट्रेट के पास में पहुंचाओ या फिर जो है मेरे को कारण बताओ, मेरे को अपने वकील से बात करने का अवसर दो, वो ये अधिकार की मांग नहीं कर सकता। दूसरा, निवारक निरोध वाला भी ये बात नहीं कर सकता। अच्छा, ये निवारक निरोध शब्द क्या होता है? देखो, जैसे कि सपोज के कोई भी जो है संदिग्ध आदमी है, उसके द्वारा कोई संदिग्ध गतिविधि करने की संभावना है। सपोज के जो है आपके ईद और जो है होली ये दोनों एक ही दिन पड़ गए। ठीक है, तो उसमें आपको पता है कि ये 2-3 जो हिंदुओं के ये 2-3 लोग हैं या मुस्लिमों के ये 2-3 लोग हैं, या दंगा भड़कवा सकते हैं। तो सरकार चाहे, कार्यपालिका चाहे तो इनको निवारक निरोध कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य में ऐसी कोई घटना घटित होने की संभावना है। इसीलिए इन दोनों को ही अपने रूम के अंदर या फिर कहीं पर भी जो थाने में ले जाकर इनको बंद करने का अधिकार है। इसको बोलते हैं निवारक निरोध। ठीक, यानी कि भविष्य में होने वाली किसी अपराध के संदेह के स्वरूप किसी को अगर हम निरोध करते हैं ताकि भविष्य में होने वाली गतिविधि जो है, भविष्य में होने वाली जो दुर्घटना है वो ना हो, तो इसी को हम निवारक निरोध कहते हैं। यानी कि निवारक निरोध और शत्रु देश के व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान नहीं है। जब हम 22 के दूसरे भाग की बात करते हैं तो इसी निवारक निरोध की बात होती है, इसी निवारक निरोध की बात होती है। अब ये निवारक निरोध की जब बात होती है तो हम देखते हैं कि गिरफ्तारी कितने प्रकार की होती है। तो आपको पता है कि एक तो कठोर गिरफ्तारी, यानी कि कुछ कोई दोष कोई किसी पर सिद्ध दोष हो गया हो, या कोई न्यायालय में जो है अपनी अपराध स्वीकार कर चुका हो या न्यायालय उसको दोषी दे चुका हो, तो एक तो ये होता है कि कठोर गिरफ्तारी या फिर कठोर दंड जिसको मिल गया, एक तो वो गिरफ्तारी में रहता है। दूसरा, एक कोई निवारक निरोध के लिए भी जो है गिरफ्तार हो सकता है। यानी कि जो मैंने बताया है कि भावी कोई अपराध करने के लिए किसी को अगर रोका जाता है तो वो होता है निवारक निरोध। ठीक है, पहली बात। अब इस निवारक निरोध में और कौन कौन सी बातें हैं कि किसी भी व्यक्ति की निवारक निरोध की जो अवधि है वो 3 महीने से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है भैया, एक तो ये बात है कि 3 महीने से ज्यादा नहीं होगी। हालांकि इस 3 महीने की अवधि को जो न्यायाधीश के नेतृत्व में जो सलाहकार बोर्ड रहेगा, न्यायाधीश के नेतृत्व में जो सलाहकार बोर्ड रहेगा उसके अनुसार बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, इसको जो है कारण बताया जा सकता है, उसके पूछने पर उसका कारण बताया जा सकता है कि भैया तेरे गिरफ्तारी का कारण यह है। परंतु यहां पर एक क्लोज डाला हुआ है कि यह कारण जो है यहां पर बताने के लिए कार्यपालिका बाध्य नहीं है, कि अगर कारण बता दिया फिर तो वो गतिविधि ही घट जाएगी। यानी कि अगर कारण बताने से सार्वजनिक हित को कोई नुकसान हो रहा है तो वो कारण नहीं बताया जाएगा। तो यहां पर कौन सा कारण नहीं बताया जाएगा? जिससे कि सार्वजनिक हित को नुकसान हो रहा है। ठीक, इसके अलावा इस 3 महीने की अवधि को जो है आपके 44वें संविधान संशोधन में जो है 2 महीने की किया गया था, परंतु अभी तक वो जो है वो लागू नहीं हुआ है। एक और चीज है इसमें कि निवारक निरोध में और कौन सी बातें हैं, तो वो हम देखते हैं। देखो हाँ, यहां पर देखो कि मनमानी गिरफ्तारी पहली चीज, और निरोध के विरुद्ध संरक्षण, मतलब किन दो चीजों के विरुद्ध संरक्षण दिया जा रहा है? मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण दिया जा रहा है और निरोध के विरुद्ध संरक्षण दिया जा रहा है। यानी कि 22 आर्टिकल में कितनी चीजों की बात की गई है? 2 चीजों की बात की गई है। जब हम पहले भाग की बात करते हैं 2 भागों में, तो साधारण कानूनी मामलों में से संबंधित है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है हमें, अधिवक्ता से परामर्श करने का अधिकार है, और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार है। बिना अनुमति के इसे बढ़ाया नहीं जाएगा। बिना जब तक मजिस्ट्रेट अनुमति नहीं देगा ना, तो इस 24 घंटे को बढ़ा नहीं सकते। हालांकि इस 24 घंटे में जो है अच्छा, ये रक्षोपाई, ये जो तीनों के तीनों रक्षोपाई है ना, गिरफ्तारी का कारण जानना या फिर अधिवक्ता से परामर्श करना या फिर 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होना, तो ये तीनों के तीनों जो रक्षोपाय है वो किन्हें उपलब्ध नहीं है? जो शत्रुदेशीय नागरिक है, जिनको निवारक निरोध वाले व्यक्ति को ये जो अधिकार है वो उपलब्ध नहीं है।
जब हम दूसरे निवारक हिरासत की बात करते हैं तो पहले हिरासत को देख लेते हैं। हिरासत दंड विषयक होती है, यानी कि कठोर, जो कि अपराध स्वीकार कर ले या न्यायालय उसको दोषी कर दे तो उसको ठहराया जा सकता है। दूसरा निवारक, यानी कि भावी अपराध को रोकने के लिए जो किसी को निरोध किया जाता है वो निवारक निरोध हिरासत है। और इस मामले में जो है ये तीनों ही बातें लागू ही नहीं होती। ये तो यहाँ पे भी अपन ने देख लिया कि इस निवारक निरोध वाले मामले में ये तीनों ही बातें लागू नहीं होती। और क्या कहा हुआ है कि उपरोक्त तीनों बातें लागू नहीं होगी, हालांकि ये सुरक्षा नागरिक और विदेशी दोनों को ही दी गई है कि जो निवारक निरोध वाली जो बात है वो सुविधाएं जो है वो ये वाली ऊपर वाली जो सुविधाएं हैं वो भारतीय और विदेशी दोनों को दी गई है। परंतु यहां पर ये क्या कहा हुआ है कि इस निवारक निरोध की भी क्या विशेषता है कि ये 3 महीने से अधिक नहीं होगा, जब तक कि कोई न्यायाधीश या सलाहकार बोर्ड या संसद खुद ऐसी अनुमति ना देना, संसद कोई कानून बना दे, संसद कोई ऐसा कानून बना दे कि नहीं इसकी जो अवधि है 3 महीने से ज्यादा, तब वो हो सकता है। परंतु जब तक संसद अनुमति नहीं दे, जब तक सलाहकार बोर्ड जिसका कि अध्यक्ष जो है न्यायाधीश होता है सेवानिवृत्त, वो ये अनुमति ना दे, तब तक इस अवधि को 3 महीने से ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते। दूसरी बात, निरोध का कारण बताया जाना चाहिए, ठीक है, निरोध का कारण हम बता सकते हैं, परंतु सार्वजनिक हित के विरुद्ध कारण बताया जाना आवश्यक नहीं है। अगर सार्वजनिक हित को नुकसान हो रहा है तो हम वहां पर कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरा, हाँ, ये जो निरुद्ध व्यक्ति है उसको अपने जो गिरफ्तारी है उसके विरुद्ध अपील करने का अधिकार है, ठीक है, गिरफ्तारी के विरुद्ध क्या है, अपील करने का अधिकार है, यानी कि अपील का अधिकार है, ये इसका एक तीसरा अधिकार है। हालांकि भारत में जिस निवारक निरोध को स्वीकार किया गया है, अगर हम अमेरिका और ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर शांति काल में ऐसे निवारक निरोध की बातें नहीं की गई, वहां पर केवल आपातकाल में आप निवारक निरोध अपना सकते हो, जबकि भारत में शांति काल में भी निवारक निरोध को अपनाया गया है। ये एक बात नहीं है जो कि डीडी बसु में लिखी हुई है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि भारत में अमेरिका और यूके के विपरीत शांति काल में भी कार्यपालिका द्वारा निवारक निरोध किया जा सकता है, ठीक है। और क्या है, और ये कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत निवारक निरोध की अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह कर दी गई थी, परंतु अभी तक उसको एप्लीकेबल नहीं किया गया। अभी तक भी क्या है कि वही 3 माह जारी है, ठीक है। वे विषय जिन पर संघ कानून बना सकता है निवारक निरोध, हालांकि संघ और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु संघ किन पर कानून बना सकता है कि रक्षा के मामलों पर, देश की सुरक्षा के मामलों पर और विदेशी मामलों पर, मतलब कोई विदेशी संबंध को रेगुलेट करने के लिए सरकार कानून बना सकती है, देश की रक्षा के लिए सरकार कानून बना सकती है, ठीक है, सुरक्षा के लिए सरकार, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जबकि राज्य सरकार या संघ सरकार किसके ऊपर कानून बना सकती है कि राज्य की सुरक्षा के लिए, लोक व्यवस्था के लिए, यानी कि लोक जो व्यवस्था है जो कि लॉ एंड ऑर्डर है उसके लिए, ठीक है, समुदाय के लिए आवश्यकता आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए, हो सकता है कि किसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को रोकने की साजिश कोई रचे, तो वहां पर भी निवारक निरोध कानून लागू किया जा सकता है। जैसे कि कई सारे निवारक निरोध कानून लाए गए थे भारत में, जैसे कि मीसा एक्ट आया था आपके इमरजेंसी के दौरान, तो ये 71 से 78 तक कार्यान्वित रहा था। टाडा आया था आपके 85 से 95 तक रहा था। पोटा आया था आपके 2002 से 4 तक रहा था, परंतु इन सबको क्या कर दिया गया था, निरस्त किया जा चुका है। वर्तमान में कौन कौन से निवारक निरोध कानून लागू है, तो विदेशी मुद्रा के संरक्षण और व्यसन और निवारण के लिए, यानी कि जो विदेशी मुद्रा जो है, ये जो कॉफी पसा जो एक्ट है 1974 वाला, एक तो ये लागू है। एक चोर बाजारी निवारण आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, वही वो जो आवश्यक वस्तु वाला जो अधिनियम है, एक वो लागू है 1980 वाला। एक गैर कानूनी रोकथाम अधिनियम है ना, यूएपीए 1967, अभी हाल ही में इसके कई सारे उपयोग भी हुए हैं, तो इसको भी अभी लागू है ये, और इसको 2004, 8, 12 और 19 में संशोधित भी किया जा चुका है। यानी कि यूएपीए 1967 ये लागू है अभी, ठीक है। ये चोर बाजारी निवारण आवश्यक वस्तु वाला ये लागू है, और एक विदेशी मुद्रा संरक्षण वाला लागू है। यानी कि अभी हमारे जो है केवल 3 ही कानून लागू है। हालांकि मीसा, टाडा, पोटा काफी ज्यादा फेमस भी रहे थे, जो कि निरस्त किए जा चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपका स्वतंत्रता का अधिकार का वाला चैप्टर खत्म हुआ है। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप जो है हमारे फ्री इनिशिएटिव से जुड़ सकते हैं, जिसमें कि पूरा का पूरा आरएस और एसआई का जो बैच है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करवाया जाएगा। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको दी जा रही है, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स क्विज भी जो है वो अपडेट की जा रही है। आरएस मेंस के टॉपिक की न्यूज़पेपर की कटिंग हो या फिर फ्री आंसर राइटिंग जो होती है, जिसमें रोजाना के डेली 3 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, तो वो भी ₹1 का कोई कोर्स है, तो उसको लेकर आप जो है ये मतलब दैनिक रूप से ये अभ्यास कर सकते हो। स्टैटिक क्विज भी हमारे यहाँ पर डाली जा रही है,
करंट अफेयर्स वीडियो, करंट अफेयर्स मैगजीन, ई पीडीएफ, ये सब कुछ भी हमारे यहाँ पर दी जा रही है। हालांकि आप पीएसआई की नई वैकेंसी आ चुकी है, तो आप जो है हमारा ये जो टेस्ट सीरीज और क्यूबिट वाला है, इसको 1799 में आप हमारे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डेली आंसर राइटिंग के लिए, आरएस प्री के लिए, आरएस मेंस के लिए, रोजाना की आंसर राइटिंग के लिए भी कई सारे कोर्स टेस्ट सीरीज वाले लागू है। ये टेस्ट सीरीज वाले हमारे पेड कोर्स है, जबकि तमाम सारे जो वीडियो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, सारा का सारा रिसोर्स मटेरियल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रदान किया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसको जरूरतमंद व्यक्तियों को शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसको लाइक, सब्सक्राइब और जो भी आप करना चाहें कि इसको कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो उसके द्वारा हमारे उत्साहवर्धन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर इससे जुड़े, इस इनिशिएटिव से, इसके लिए प्रयास भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।